जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। इसके पहले के हमने 5 चैप्टर जो हैं वो अच्छे से आपको करा दिए हैं, साथ ही साथ सिलेबस भी हमने पहले ही बताया था और इन सभी चैप्टर्स के नोट्स भी आपके अपलोडेड हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर 5 जो हैं हमने 1 से 5 तक जो कराए हैं नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए। आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अभी आपका बहुत कमेंट आ रहा था, सर क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासेस नहीं आ रही थी। तो अब से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी और आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट कराया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। एक बार आप अपने मन में सोचे होंगे ज़रूर कि हमारे जो देश है, हमारा जो विश्व है, इसमें कितने महासागर हैं, महाद्वीप हैं, आप जानते भी होंगे। लेकिन आप इतना नहीं सोचे होंगे या सोचने का प्रयास नहीं किए होंगे कि आखिर ये जो हमारे महाद्वीप हैं और ये महासागर जो हैं, इनकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी। आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में जानें तो हम पहले वर्ल्ड मैप देख लेंगे कि हमारे कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। देखिए, इसमें हमारे 7 महाद्वीप और 5 ओशियन अर्थात महासागर हैं। जैसे कि हमारा महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आ जाता है हमारा अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 हमारे जो हो गए, ये सातों हमारे महाद्वीप हैं। और हमारे जो महासागर हैं जैसे कि आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और ये पैसिफिक ओशियन का ये देखिए आपका इधर दोनों पार्ट मिल जाता है और ये आपका साउदर्न ओशियन है। ये आपके 7 महाद्वीप और 5 आपके महासागर हो गए। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें महाद्वीप? सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है एशिया। एशिया जो है पूरे विश्व का 30.6% जो क्षेत्रफल है वह कवर किए हुआ है। फिर आता है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं और सातों के क्रम अनुसार हैं, मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। फिर कौन सा आता है? अफ्रीका। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इनके विश्व में क्षेत्रफल क्या है यह भी आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि एशिया जो है विश्व का 30.6% क्षेत्रफल कवर करता है। अफ्रीका 20%, उत्तरी अमेरिका 16.3%, दक्षिणी अमेरिका 11.8% और अंटार्कटिका 9.6%, यूरोप 6.5%, ऑस्ट्रेलिया 5.2%। महाद्वीप और महासागर विश्व के 2 प्रमुख भौगोलिक घटक हैं जो पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 50,995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36,106 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल अवस्थित है। हमारे पूरे विश्व का, हमारी पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 50,995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इतना हमारी पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल है। लेकिन उसमें से 36,106 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है उसमें हमारा जल है, अर्थात हमारे महासागर हैं, तथा शेष 14,889 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल मंडल अर्थात हमारे महाद्वीप है, जहाँ पर हमारे जीव जंतु अर्थात हम लोग जहाँ पर रहते हैं, या फिर जो स्थल क्षेत्र है। संपूर्ण पृथ्वी पर 70.8% जल तथा 29.2% स्थल का विस्तार हुआ है। हमारा अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो पृथ्वी कितनी है? 50,995 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और जिसमें से 36,106 करोड़ वर्ग किलोमीटर जल है। आप प्रतिशत याद करेंगे, प्रतिशत में पृथ्वी पूरा जो है उसमें से 70.8% जल है और 29.2% हमारा स्थल भाग है। और इनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार के विषय में अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। जिसमें से हमारा पहला सिद्धांत क्या है आपके सिलेबस में लगा हुआ, और यह पहला सिद्धांत ही है हमारे महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति के विषय में। पहला हमारा है लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लोथियन ग्रीन ने 1875 में इन्होंने किया, और यह सिद्धांत संकुचन पर आधारित है। यह जो लोथियन ग्रीन का सिद्धांत है यह किस पर आधारित है? संकुचन पर आधारित है।
यह सिद्धांत वास्तव में ब्यूमोंट के पेंटागोनल डोडिकोहेड्रन सिद्धांत को ही संशोधित रूप है। मतलब जो पेंटागोनल डोडिकोहेड्रन सिद्धांत था उसी का संशोधित रूप यह लोथियन ग्रीन का सिद्धांत है। लोथियन ग्रीन ने यह कल्पना की कि यदि गोलाकार वस्तु को चारों ओर से समान भार द्वारा दबाया जाए तो उसकी आकृति चतुष्फलकी हो जाती है। ये देखिए आपका ये गोलाकार है, इसको चारों तरफ से एक बल से दबाया जा रहा है तो यह कैसा हो जा रहा है, चतुष्फलकी हो जा रहा है। चार फलक कौन कौन सा, ये एक आर्कटिक समुद्र, अटलांटिक समुद्र, ये आपका तीन बना हुआ है ना, ये तीनों, ये देखिए तीन भाग हैं। पहला भाग कौन सा, पहला भाग जिसमें ये आर्कटिक समुद्र आपका लिखा है, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। आप सोच रहे होंगे चौथा कौन सा है, जो भाग पृथ्वी पर रखा हुआ है, मतलब आपकी सतह पर रखा हुआ स्क्रीन के नीचे जो भाग है वह चतुर्थ भाग है। तो अर्थात जब कोई भी गोलाकार वस्तु हो उसे चारों तरफ से समान बल द्वारा समान भार द्वारा दबाया जाता है तो चतुष्फलकी हो जाता है। ऐसा किसका कल्पना था, लोथियन ग्रीन का। चतुष्फलक की रचना चार समबाहु त्रिभुजों के मिलने से होती है एवं इसका आयतन धरातलीय क्षेत्र की तुलना में कम होता है, पर चारों तरफ से समान दबाव डाला जाए तो वह गोला चतुष्फलक आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। और इस सिद्धांत को ग्रीन ने पृथ्वी पर लागू किया है। लोथियन ग्रीन ने यह माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वह एक गोले के रूप में थी। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वह एक गोले के रूप में थी। उस अवस्था से वह धीरे धीरे ठंडी हुई। भूपटल सबसे पहले ठंडा होकर ठोस हुआ। इसी प्रकार जल से ऊपर उठे चारों ओर कोणात्मक भागों पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप फैले हुए हैं। जब हमारा भूपटल पर जो हमारा क्षेत्र है वह ठंडा होकर ठोस में बदला तो वह जल से ऊपर उठकर चारों ओर एक प्रकार से कोणात्मक भागों पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका मतलब अलग अलग क्षेत्र वहां पर स्थापित हो गए। चतुष्फलकी आकृति के अनुरूप ही महाद्वीप एवं महासागर प्रतिध्रुवीय स्थिति में है। अगला हमारा सिद्धांत कौन सा है, जोली का तटीय चक्र सिद्धांत। महाद्वीपों एवं महासागरों के वर्तमान वितरण को स्पष्ट करने के लिए महाद्वीपीय विस्थापन को आवश्यक समझा गया है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में सबसे प्रमुख कमी विस्थापन के लिए आवश्यक शक्तियों की थी। इसी दौरान रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में क्रांतिकारी विचारों का सूत्रपात किया और रेडियो एक्टिव तत्व विखंडित होकर ऊष्मा पैदा करते हैं। विद्वानों के मत में यदि यह ऊष्मा आधा स्तर में एकत्रित हो जाए तो आधा स्तर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। द्रवित आधा स्तर में तैरते हुए महाद्वीपीय साधारण बल द्वारा ही विस्थापित हो सकते हैं। रेडियो एक्टिविता को आधार मानकर जोली, होम्स एवं अन्य विद्वानों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। जोली ने तापीय चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए पृथ्वी के धरातलीय इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया और सुएज की भांति जोली भी महाद्वीपों को कम सघन 2.67 अर्थात सियाल से निर्मित मानता है। जो सुएज है उसी की भांति ये जो जोली हैं यह भी क्या मानते हैं कि यह जो महाद्वीप बना हुआ है सियाल से निर्मित है। हमारा जो भूपर्पटी का भाग हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था सियाल होता है, उसी से निर्मित है ये लोग मानते हैं। जोली के मत में भूपटल के नीचे समस्त शैलें रेडियो सक्रिय हैं। सियाल के नीचे रेडियो एक्टिव तत्व अधिक एकत्रित है। थोरियम एवं यूरेनियम प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनके विखंडन से ऊष्मा एकत्रित होती रहती है और इनसे कालांतर में अधिक ताप के कारण धरातल पर महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जोली के अनुसार भूपटल में सियाल के नीचे रेडियो एक्टिवता द्वारा उत्पन्न ताप क्रमशः बाहर निकलता रहता है, अतएव संचित नहीं हो पाता है, किंतु महासागरों के नीचे सीमा में ताप एकत्रित होता रहता है। इस संचित ताप के कारण 330 लाख से 560 लाख वर्षों में आधा स्तर पिघलने से पृथ्वी का व्यास बढ़ जाता है और सीमा का घनत्व कम होने पर सियाल निर्मित महाद्वीप उसमें गहरे धंस जाते हैं और उन पर सागरों का जल जो है वह चढ़ जाता है और इसे सागरों का अतिक्रमण काल कहते हैं। महाद्वीपों के किनारे पर छिछले सागरों में तलछट का निक्षेप होता रहता है। महासागरों के तलों में तनाव होने के कारण
विदरे उत्पन्न होती हैं और उनसे पिघला हुआ बेसाल्ट बाहर निकलता है। इससे द्वीपों का निर्माण होता है और तलछट में वलन क्रिया होने से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। पिघले हुए अधः स्तर के ऊपर महाद्वीपों के तैरने पर ज्वारीय शक्ति प्रबल होती है, जिसके द्वारा महाद्वीपों का पश्चिम दिशा में विस्थापन होता है। महाद्वीपों का विस्थापन होने से उनके नीचे से संचित ऊष्मा बाहर निकल जाती है। फलतः अधः स्तर ठंडा होकर पुनः ठोस हो जाता है, पृथ्वी का व्यास पुनः कम हो जाता है और महाद्वीप ऊंचे उठ जाते हैं तथा उनके ऊपर से सागरीय जल वापस लौट जाता है और यह सागरीय प्रतिक्रमण काल कहलाता है। अगला सिद्धांत किसका आता है? होम्स का संवहन धारा सिद्धांत। होम्स 1928 से 29 में उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार भूपटल की रचना ऊपरी व निचली सियाल की परतों से हुई है। होम्स क्या मानते हैं, जो यह हमारा भूपटल है उसकी रचना किससे हुई है? या तो ऊपरी और निचली दोनों सतहों, जो सियाल का दोनों सतह है ऊपरी और निचली, उसी परतों से मिलकर हुई है। इनके नीचे अधः स्तर लगभग द्रवित अवस्था में मौजूद हैं। सागरों के नीचे ऊपरी सियाल परत नहीं पाई जाती है, किंतु निचली सियाल परत एवं अधः स्तर महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे सर्वत्र विस्तृत हैं। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में होम्स का सिद्धांत नवीन दिशा प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत शैलों की रेडियो एक्टिविटी पर आधारित है। भूपटल की शैलों में यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आदि रेडियो एक्टिव पदार्थ विखंडित होकर ऊष्मा पैदा करते हैं। ये कण भूपटल की ऊपरी परत में निचली परतों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु ऊपरी सियाल परत में ऊष्मा या ताप विकिरण द्वारा बाहर निकल जाता है, जबकि अधः स्तर में ताप संचित होता रहता है। फलस्वरूप अधः स्तर में संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स चलने लगती हैं। संवहन धाराओं का चलना दो बात पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें? पहली है विषुवत रेखा से ध्रुवों तक अधः स्तर की मोटाई। दूसरा है भूपटल की मोटाई एवं रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा। विषुवत रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा भूपटल की मोटाई अधिक है, अतएव इसके नीचे से ऊपर उठने वाली संवहन धाराएं चलती हैं और इसी प्रकार महाद्वीपों के नीचे महासागरों की अपेक्षा रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता के कारण नीचे से ऊपर उठने वाली धाराएं चलती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराओं द्वारा भूखंड भी ध्रुवों की ओर विस्थापित तथा खंडित होता है। मेसोजोइक युग में टेथिस की उत्पत्ति इसी प्रकार भूखंड के खंडित होने से हुई है। चौथा हमारा क्या सिद्धांत आ जाता है? चौथा परिकल्पना आ जाता है महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, और इस परिकल्पना का प्रतिपादन टेलर द्वारा किया गया है। महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी विचारों को सर्वप्रथम सिद्धांत रूप में 1908 में स्वीकार किया गया, जो 1910 में प्रकाशित हुआ, जब अमेरिकी भूवैज्ञानिक टेलर ने विभिन्न भूगर्भिक साक्ष्यों को प्रस्तुत कर इसे एक संगठित आधार प्रदान किया। टेलर के अनुसार स्थल भागों का क्षैतिज स्थानांतरण हुआ है और उनकी परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य टर्शियरी युग के वलित पर्वतों की भौगोलिक विवेचना करना था। टेलर के समक्ष मुख्य समस्या उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों का उत्तर से दक्षिण दिशा में तथा अल्पाइन पर्वतों का आल्प्स या हिमालयों का पूर्व से पश्चिम में विस्तारित होना रहा है। सबसे बड़ी उनकी समस्या, उन्होंने इस चीज़ का व्याख्या नहीं कर पाया जो कि अलग अलग दिशा में कैसे हिमालय पर्वत बन गए। इस समस्या के संदर्भ में उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। टेलर ने अपने सिद्धांत का आरंभ क्रिटेशियस युग से किया और उनके अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह विषुवत रेखा की ओर हुआ, जिसका मुख्य कारण ज्वारीय शक्ति है। पांचवा हमारा है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में दिया। पुनः टेलर ने 1910 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया, परंतु सर्वप्रथम वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह को एक सिद्धांत के रूप में रखा। वेगनर ने विश्व
के विभिन्न भागों में हुए जलवायु परिवर्तन के महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश आपस में जुड़े हुए थे एवं एक महान स्थल खंड पैंजिया के रूप में विद्यमान थे। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसे वेगनर ने पैंथलासा कहा था। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका मिलकर इस स्थल खंड के दक्षिण भाग थे जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया स्थल खंड के उत्तरी भाग थे जिसे अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा जाता था। इन दोनों खंडों के बीच टेथिस सागर स्थित था। वेगनर ने यह भी माना कि उस समय दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी अफ्रीका से डरबन के पास एवं उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में स्थित था। कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ एवं महाद्वीपों का वर्तमान रूप पैंजिया के विखंडन एवं इन विखंडित स्थल खंडों के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने के फलस्वरूप हुआ है। वेगनर के अनुसार सीमा के ऊपर तैरते हुए पैंजिया का विखंडन एवं मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता का परिणाम था। उनके अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ था, एक भूमध्य रेखा की ओर जो उस समय वर्तमान अल्पाइन पर्वतों के क्षेत्र से होकर गुजरती थी एवं दूसरा पश्चिम की ओर। विषुवत रेखा की ओर प्रवाह का कारण विषुवत रेखीय भाग में उभार से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल माना गया। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना गया। यूरेशिया, अफ्रीका एवं प्रायद्वीपीय भारत भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होने वाले एक दूसरे के समीप आने से अल्पाइन एवं हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ और इसी प्रकार एंडीज एवं रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों के समुद्र तल की चट्टानों की रुकावट के कारण मुड़ जाने से हुआ है। अगला हमारा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम एवं सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। पृथ्वी की सतह अस्थायी एवं परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों के लिए अंतर्जात एवं बहिर्जात भूसंचलन को जिम्मेदार माना जाता है। सतह पर होने वाले इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, परंतु भू आकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्जात भूसंचलन द्वारा सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक भूगोलवेत्ता को नहीं दिया जाता, बल्कि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व अध्ययन एवं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है? क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृहद भाग को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। यह कई खंडों में विभाजित होती है जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होती है। इनमें सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट्स के संचलन का क्या कारण है? मुख्यतः संवहन तरंग, कटक दबाव एवं स्लैब खिंचाव को सम्मिलित रूप से प्लेट संचलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जिसमें संवहन तरंगों का योगदान सर्वाधिक होता है। संवहन तरंगों की उत्पत्ति तापमान में वृद्धि एवं दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थ अर्थात मैग्मा के प्रभाव से होती है। प्लेट संचलन के कारण प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है। पहला कौन सा होता है? अपसारी संचलन। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। जैसे कि कोई एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, एक यहाँ इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? अपसारी
संचलन। आगे हम देखेंगे अपसारी किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण उन्हें रचनात्मक सीमा तथा सीमांत भी कहते हैं। विश्व के अधिकांश सीमांत तथा अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटकों के सहारे हैं और इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? मध्य अटलांटिक कटक है। दूसरा कौन सा है? अभिसारी संचलन। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। यहाँ पर भारी अधिक घनत्व वाली एवं तेज गति वाली प्लेट का हल्की व कम गति वाली प्लेट के नीचे छेपड़ होता है। मतलब इधर ये जा रही है और इधर से ये भी इधर ही आ रही है, दोनों आपस में। जब कोई एक जो कम घनत्व वाली रहती है, हल्की प्लेट रहती है, वो ऐसे इसी में निक्षेप कर जाती है, अर्थात उसमें उसका छेपड़ हो जाता है। छेपड़ के कारण यहाँ छेपित सीमांत का क्षय होता है और इसके फलस्वरूप इसे विनाशात्मक सीमा एवं सीमांत भी कहते हैं। अभिसारी सीमा पर जब कोई भी प्लेट गहराई में छेपित होती है तो यहाँ ज्वालामुखी के पर्वतों के स्थान पर वलित पर्वतों का निर्माण करती है। जब कोई भी दो प्लेटें हों तो जब एक नीचे छेपड़ हो जाएगा, ये प्लेट है, इसके नीचे जब ये चली जाएगी तो नीचे का जो ताप है वह बहुत अधिक है और यहाँ पर वो मैग्मा बन जाती हैं और जब वह निकलती हैं तो वलित पर्वत का निर्माण एक प्रकार से करती हैं। इस प्रकार से आपके महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यह था आपका चैप्टर 6 जो कि समाप्त हुआ। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बस रिवीजन करने की देरी है कि आपको यह याद भी हो जाएगा, क्योंकि यह जो सिद्धांत बताए जाते हैं विद्वानों के द्वारा उन्हें आपको याद करने होते हैं समझ कर। जैसे कि किसी ने सिद्धांत कोई भी दिया, उसको आपने समझ लिया एक प्रकार से और उसको आप लिख देते हैं तो वही आपका सिद्धांत अच्छे से याद हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और टेलीग्राम से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपका यह जो PDF मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।